हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। दिस इज गीतांजलि राठौर। जो बच्चों अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी के अंदर अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, जिसका आज बच्चों लेक्चर 7 होने वाला है। तो बच्चों जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग में आज तक भी प्रॉब्लम आई ना, सारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है और बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाऊंगी, जिसमें आपकी नीट के कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाओगे अगर आपने मेरे लेक्चर्स को देखा है तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों यहाँ पर जो आज अपन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सी एसिड्स के बारे में। ऑक्सी एसिड्स के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है वो है बेसिसिटी। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, कैसे बनाते हैं ऑक्सी एसिड्स, तो वो देखेंगे। उसमें जब सेंट्रल एटम 1 होगा तब देखेंगे, जब 2 होगा तब देखेंगे, और जब सेंट्रल एटम मोर देन 2 होता है तो साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सी एसिड्स की। तो ऑक्सी एसिड्स क्या आपको नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि एसिड वो होता है जिसके पास H+ होता है और ऑक्सी लिखा रखा है मतलब ऑक्सीजन भी होगा। तो सिंपली आप बोल सकते हो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन एन एसिड। किसी भी एसिड के अंदर अगर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है तो उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सी एसिड्स बोल देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपाउंड्स हैविंग, वही कंपाउंड्स हैविंग XOH बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। X का मतलब बच्चों कोई भी, यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है। X को मैं लिख देती हूँ, कोई भी एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो क्या है, एक ऑक्सी एसिड्स। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी है कि भाई ऑक्सी एसिड्स कैसे बनता है। तो कोई एसिड होता है, एसिडिक ऑक्साइड, उसमें अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो ऑक्सी एसिड्स बन जाएगा। किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में वाटर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी एसिड्स बन जाएगा। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने CO2 ले लिया, CO2 में H2O ऐड करा तो ये आप बनाते थे कार्बोनिक एसिड, और ये क्या है, एक ऑक्सी एसिड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है। ठीक है, वैसे ही अगर अपन बात करें SO3 के अंदर वाटर डाला है तो H2SO4 बना है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, इसमें भी ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, मतलब आप बोल सकते हो ऑल 3 आर ऑक्सी एसिड्स। क्या बोल सकते हो कि तीनों की तीनों क्या है, ऑक्सी एसिड्स है। अब यार अगर बेसिसिटी की बात हो रही है ना, तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेसिसिटी को। ठीक है, बेसिसिटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या होता है, सबसे पहले तो सिंपल समझेंगे और फिर समझेंगे बेसिसिटी ऑक्सी एसिड्स की कैसे होती है। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं बच्चों, तो बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर क्लियरली आपसे कभी भी कोई पूछता है कि यार कैसे निकालने हैं बेसिसिटी, तो आप क्या बोलोगे, बेसिसिटी के लिए सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ H एटम्स निकाल लो और वही आपकी बेसिसिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब आज के बाद अगर किसी ने पूछा कि बेसिसिटी क्या है तो आप क्लियरली बता दोगे इट इज व्हाट, नंबर ऑफ H एटम। पर क्या ये हमेशा लगेगा, नहीं बच्चों, हमेशा केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक्सेप्शंस होती हैं। और आइए अपन भी कुछ उन एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वो एक्सेप्शंस क्या है भाई, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसकी एक्सेप्शंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे अच्छा अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था एक किसका, H2SO4 का, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जनरल लाइफ में भी अपन क्या करते हैं, इसको बहुत सुनते हैं, 9 से सुनते हैं, 10 से सुनते हैं, तो क्यों ना इसी की बात करी जाए। अब मैंने क्या बोला है, नंबर ऑफ H एटम, इसमें नंबर ऑफ H कितने हैं, 2 दिख रहे हैं, मतलब आप बोल सकते हो बेसिसिटी कितनी आई है, 2 आई होगी। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर बच्चों इसका बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, एक OH है, एक OH है और एक और डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से देखो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करना है तो 4 सिग्मा है, क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। और स्ट्रक्चर में देखो अपन को क्या करना था, क्योंकि OH जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होता है, डायरेक्टली लगा दी। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम नहीं होने चाहिए, देख लेना, या ज्यादा नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है।
मगर क्या ये हमेशा काम करेगा? तो नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या है, कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेगी। तो आइए उन एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं भाई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो एक्सेप्शंस है बच्चों, ये आपको इतना इजीली डेटा याद हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 2 1 1 और 2, ठीक है। अब यहां से देखना क्या लिखना है, H3PO3, ना इजीली याद हो जाएगा, H3PO2, H3BO3 और एक क्या है H4P2O5। इसमें क्या है बच्चों, इनकी बेसिसिटी यहाँ पर हाइड्रोजन के बेसिस में नहीं आती। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको? अगर हाइड्रोजन देखोगे तो 3 दिख रहे हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखना, अगर H3PO3 की बात हो रही है तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? 3, मगर बेसिसिटी कितनी आ रही है? 2। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ भाई, ये क्या है आपकी बेसिसिटी, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अगेन 3 है, बेसिसिटी कितनी आ रही है? 1। हाइड्रोजन 3, बेसिसिटी 1। हाइड्रोजन 4, बेसिसिटी 2। तो ये कैसे आया है? क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शन, यार एक बात बताओ, 4 मतलब मान लो आपके पास 60 कुछ एलिमेंट है, 60 में से जो 55 एलिमेंट है वो बिल्कुल सही रूल फॉलो कर रहे हैं, पर जो 5 एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं? एक्सेप्शन शो कर रहे हैं। तो क्या मतलब है फिर कि जो 5 एलिमेंट है उनको याद रख लो, बाकी क्या करना है, सिर्फ ये रूल याद रखना है कि नंबर ऑफ H एटम जो है वो क्या हो जाएंगे? बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर जब एक्सेप्शंस की बात होगी तो याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से आएगा। कौन कौन सी एक्सेप्शंस है? H3PO3, इसी में से एक ऑक्सीजन हटानी है, H3PO2। फिर यही सेम एग्जांपल किसमें लेना है? बोरोन के लिए, H3BO3। और नेक्स्ट किसके लिए लेना है? H4P2O5। ये क्या है आपका? फॉस्फोरस की ऑक्सो एसिड्स है। ये आपकी जो है ये किसकी है? बोरोन की ऑक्सी एसिड्स है, और ये फॉस्फोरस की, और ये भी फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बेसिसिटी निकालते हैं। मगर अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर बेसिसिटी ऑफ किसकी? बेसिसिटी इन ऑक्सी एसिड्स, कि ऑक्सी एसिड्स के केस में बेसिसिटी कैसे निकालेंगे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। और ये आपको देखना पड़ेगा बच्चों कि इसकी बेसिसिटी को कैसे निकालेंगे। ये रहा आपका बेसिसिटी इन ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। अगर इसकी बात करें बच्चों, तो सबसे पहली तो यहाँ पर चीज है, वहां पर अपन देख रहे थे जब नॉर्मल बेसिसिटी की बात हो रही थी तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को देख रहे थे। मगर जब बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स की बात होगी तो क्या देखना होगा? नंबर ऑफ, यहां पर क्या होगा? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ OH एटम, इज नंबर ऑफ OH एटम। तो याद रखना भाई, नॉर्मल केस में क्या करना है? H एटम को देखना है जो रिप्लेस हो सके या जो आयनाइजेबल हो। और अगर अपन बात करें ऑक्सी एसिड्स की तो क्या करना है? OH एटम को देखना है। मतलब अगर यहाँ से कंक्लूड करें तो एक छोटी सी चीज लिख सकते हैं कि जो बेसिसिटी है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ OH एटम के। जितने OH एटम तो क्या उतनी बेसिसिटी होगी। बिल्कुल सही, यहाँ पर अपन ये चीज बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसको भी अपन ने क्या कर दिया? बंद कर दिया। मगर क्या होती है दिक्कत? हमेशा भाई एक ही आती है। तो बच्चों यहाँ पर भी बात करते हैं एग्जाम्पल की, वहां पर भी एग्जाम्पल लिया था, और क्या सेम एग्जाम्पल ले ले क्या? बिल्कुल सही यार, ऐसा करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, H2SO4। अब वहां पर तो आप डायरेक्ट हाइड्रोजन देखकर बता रहे थे तो कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। यहाँ पर OH बनाना है, OH से बनाना है तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, और इसका जो स्ट्रक्चर है बनाना भी सिखाऊंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, ये तो अभी बना के दिखाया था मैंने। बिल्कुल आपको सिखाऊंगी भी सही कि ये कैसे बना है। अभी के लिए ध्यान रखो, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड आ गया, OH OH आ गई। बेसिसिटी कैसे बतानी थी ऑक्सी एसिड्स में? नंबर ऑफ OH से, नंबर ऑफ OH कितने हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिसिटी कितनी आ गई? 2। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने बेसिसिटी को मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी आ जाएगी? 2। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल आपने ले लिया, मान लो कौन सा एग्जाम्पल ले लिया है? H3PO4, ठीक है। अब क्या करना है? वही सेम चीज, फॉस्फोरस के साथ OH लगाने हैं। तो अपन ने देखा था
यहाँ पर क्या करना है, OH लगाने हैं तो OH लगा दिया, एक और देखा एक और OH लगा दिया, फिर क्या है 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है तो एक और OH लगा दिया, और जो एक है वो डबल बॉन्ड O बना देगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ने डबल बॉन्ड O बना दिया, 3 हाइड्रोजन थे उनको 3 OH के साथ में लगा दिया। अब पूछा भाई बेसिसिटी कितनी आई है, बेसिसिटी नंबर ऑफ OH पे डिपेंड करती है तो 3 आ गई। कितनी बेसिसिटी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि बेसिसिटी कैसे निकालनी है, और बेसिसिटी के एक्सेप्शन जो है वो भी अपन ने पढ़ लिए। अब यहाँ पर एक और चीज है बच्चों, इधर भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं क्या, बिल्कुल सही है। एक्सेप्शन के बिना केमिस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं है बच्चों। तो अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, और वो जो एक्सेप्शन है, अगर वो जो एक्सेप्शन है वो क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन है आपका एक स्ट्रक्चर होगा। एक्सेप्शन में बच्चों यहाँ पर सबसे पहला एक्सेप्शन एक स्ट्रक्चर होता है आपका सल्फर का, S डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड O आता है। और जो अपन सल्फ्यूरिक एसिड देख रहे थे जिसमें H2 क्या था, SO4 था, यहाँ पर क्या होगा, एक OOH आ जाएगा एक्स्ट्रा। और याद रखना ये मैंने GOC में भी बताया था कि जब 2 OO बॉन्ड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी। क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन होती है कि अगर इसकी बेसिसिटी निकालोगे तो OH जो दिख रहा है वो तो 1 है, मगर जो बेसिसिटी आती है वो कितनी आती है, 2 आती है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। दूसरा एक्सेप्शन केस आपको बोरोन में दिखता है, जब ये OH और OH की बात करोगे तो इसमें क्या होगा, जो बेसिसिटी निकल के आएगी वो 3 OH है, मगर बेसिसिटी कितनी आएगी, ओनली 1। तो दीज 2 आर द एक्सेप्शन केसेस। उसके अलावा आपको सिर्फ क्या करना है, नंबर ऑफ OH से ही क्या करना है, नंबर ऑफ OH से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये जो एक्सेप्शंस है ये यहाँ पर भी रहेगी भाई, OH वाले में भी रहेगी, और बाकी की ये 2 एक्सेप्शंस को याद रखना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर बेसिसिटी से आया है तो। यही एक्सेप्शंस है बस। तो आइए भाई ड्रॉ करना सीखते हैं यहाँ पर कि अगर ऑक्सी एसिड्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स क्या है कि नंबर ऑफ H इज नंबर ऑफ OH। वहां पर नंबर ऑफ H था और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ OH है जब ऑक्सी एसिड्स की बात होगी। एक्सेप्ट मैंने बता दिया था फॉस्फोरस की कुछ ऑक्सी एसिड्स बताई थी, कौन कौन सी थी एक बार और देख लेते हैं। H3PO3, H3PO2, H3BO3 और एक क्या है H4P2O5। मतलब यहाँ पर देखो 3 तो फॉस्फोरस की है, एक बोरोन की है। तो याद रखना है भाई फॉस्फोरस वाली जो ऑक्सी एसिड्स होती है वो जनरली क्या करती है, ये एक्सेप्शन बिहेवियर को शो करती है। 2 बार मैंने लिख दिया है और बच्चों आप अगर 3 बार इस चीज को पढ़ लो ना ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले ऑक्सीजन को हटाया, फिर बोरोन लिया है और फिर क्या करा है, H4P2O5 कर दिया है, और 3 फॉस्फोरस की याद रखना, वैसे ही याद रहेगा। ठीक है, तो ये चीज अपन पढ़ ली और यही सबसे पहला रूल है। सेकेंड रूल क्या है, फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अब ध्यान रखना ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस बनाना है तो 2 चीजें ध्यान रखनी है कि हमेशा एक P डबल बॉन्ड O बनेगा और एक OH बनेगा। इसके अलावा जितने भी एटम्स बचे उनको डायरेक्टली लगा देना। चलो एक का बना के देख लेते हैं। H3PO4 अभी अपन ने बनाया था, तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो एक ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड O लगाना है और एक OH लगाना है। इसके बाद जितने भी आपके बचे हैं उनको आपको अरेंज करना है। ये तो हमेशा बनेगा फॉस्फोरस की ऑक्सी एसिड्स में, ये नहीं बन रहा है मतलब स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए हैं OH लगाने हैं और यहाँ पर भी एक OH आ जाएगा और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया है बच्चों किसका, H3PO4 का। तो समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O तो उसमें मस्ट है, होना ही चाहिए। थर्ड रूल है बच्चों यहाँ पर कि इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी क्लियरली यहाँ से आप निकाल सकते हो कि अगर सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर थर्ड पीरियड का है तो sp3 है। अगर थर्ड पीरियड का होगा तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, अभी जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन भी निकालेंगे। अब यहाँ पर फोर्थ रूल है कि फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ X इज हैविंग 2 सेंट्रल एटम। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। 2 सेंट्रल जब 2 सेंट्रल एटम होते हैं तो 3 तरीके के लिंकेज काम करते हैं आपके। एक होता है XX, एक होता है XOX और एक होता है XOOX। कौन सा होता है, ये परऑक्सी लिंकेज। तो इन तीनों लिंकेज को मैं डिटेल में बताऊंगी जब आपको यहाँ पर अभी स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी। और फिफ्थ जो है यहाँ पर फिफ्थ रूल क्या है, अब देखो यहाँ पर अपन ने 3 चीजें सीखी कि ये लिंकेज होगा, ये लिंकेज होगा, ये लिंकेज होगा। अगर क्वेश्चन आता है कब कौन सा लिंकेज होगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसी के लिए फिफ्थ पॉइंट है कि अगर ऑक्सी एसिड है उसमें एक सेंट्रल एटम है तो जो
ओनली वन सेंट्रल एटम है, तो जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो मैक्सिमम आ गई तो क्या होगा, XOOH वहां पर लिंकेज हो जाएगी। और नहीं समझ में आई ये 5 पॉइंट्स तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं पूरा स्ट्रक्चर जब समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहला केस पढ़ते हैं बच्चों, इसको यहाँ पर लिख लेना, ये कौन सा केस है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा भाई, केस फर्स्ट है जहां पर व्हेन सेंट्रल एटम इज 1, जब आपका जो सेंट्रल एटम है वो सिर्फ एक होगा। और ये कौन सा केस है, सबसे पहला केस तो यार इतनी बार एग्जांपल देख लिया अपन ने, कौन सा केस है, H2SO4 का। ठीक है, देखा था यहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, S डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर भी S डबल बॉन्ड O होगा, एक OH होगा, एक OH होगा, और इस तरीके से आपका सेंट्रल एटम जब 1 होगा तब स्ट्रक्चर बन जाएगा। ध्यान रखना क्या करना है, 2 OH लगाने थे, बेसिसिटी पता है इसकी 2 है तो 2 OH लगाने थे, बाकी के जो ऑक्सीजन बचे उनको क्या करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड से अटैच करना है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भाई, क्या आएगा, H2SO3। क्या है बच्चों दूसरा एग्जाम्पल, H2SO4 था, ये क्या है, H2SO3। अब इसमें क्या करना है भाई, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सल्फर था, अपन को क्या करना है, ये एक्सेप्शन केस नहीं है, एक्सेप्शंस ध्यान रखनी थी, एक्सेप्शन केस नहीं है, मतलब 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर OH से अटैच होंगे, बाकी क्या है, एक ऑक्सीजन बचा है, तो फिर ये डबल बॉन्ड O बना लेगा। इसका डबल बॉन्ड O अपन ने मान लो यहाँ पर साइड में लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने थे, बताया था मैंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होने चाहिए। इस केस में देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 हो रहे हैं, तो 6 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो सही बना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी काउंट करके देख लेना, तब आपका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही है। अब यहाँ पर गए, यहाँ देखा 1 2 3 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के होते हैं वो कितने होते हैं, 6, और 6 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक और क्या आएगा, लोन पेयर आएगा, और अब जाके ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सही बना है। तो जब अपन H2SO3 की बात कर रहे हैं, सल्फर एकलौता एक सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पर डायग्राम ऐसे बनेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज आती है कि मैम यहाँ पर आपने बता दिया सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना, पर हमको कैसे पता चलेगा, तो यार ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ रूल्स लिखते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स लिखते हैं, और रूल्स क्या होंगे भाई, रूल्स टू ड्रॉ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स बनाने हैं तो क्या रूल्स होंगे, इनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो रूल्स क्या होने वाले हैं भाई, आइए देख लेते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, रूल्स टू ड्रॉ एक्सीएचएस में बच्चों सबसे पहला रूल आपका होगा सेलेक्ट सेंट्रल एटम, जो अपन ने लुईस के लिए करे थे ना, सेम रूल है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। सेकेंड रूल क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वही रूल्स है सारे, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी सेंट्रल एटम। वहां पर भी सेम रूल था, यहां पर भी सेम है रूल है कि सेंट्रल एटम कौन होगा, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखनी है, हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम नहीं लेना है, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो जो थर्ड रूल होता है वो वहां पर था, वही है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट विल कैरी नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर इनमें भी किसी में नेगेटिव चार्ज होगा तो जो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वही नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। और ये बात आप पूरी केमिस्ट्री के लिए ध्यान रखो, कभी भी इवन रेजोनेंस ड्रॉ करना है, कुछ भी करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वही नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, लीस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर माइनस उस पर स्टेबलाइज्ड होगा इसी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने थे। तो अगर यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को तो कंसिडर करें नहीं है, तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, सल्फर और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, मतलब जो सेंट्रल एटम यहाँ पर बनने वाला था वो कौन बनता, सल्फर। तो बिल्कुल सही है। फिर क्या करना था यहाँ पर, बिल्कुल सही है, एक सेंट्रल एटम ही तो सेलेक्ट करना है, तो बस हो गया यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं जो नेक्स्ट केस है उसमें अपन ने क्या करना था, सेम केस था, सल्फर ऑक्सीजन था तो सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब अपन तीसरा केस पढ़ते हैं जिसमें अभी अपन ने जो एग्जाम्पल देखा था वही देख लेते हैं, H3PO4। ठीक है,
इसी के बाद कर लेते हैं बच्चों H3PO4 में क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम बताओ कौन सा होगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो यार फोन इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है बहुत ज्यादा, इसका मतलब फॉस्फोरस यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रल एटम, क्या होगा, सेंट्रल एटम, शॉर्ट में लिख रही हूँ Ca, ठीक है। अब यहाँ पर इसका भाई डायग्राम भी बना लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा था जब भी अपन को फॉस्फोरस के ऑक्सी एचेस ड्रॉ करने थे तो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनाना था, P डबल बॉन्ड O वाला। फिर जितने भी हाइड्रोजन है, एक्सेप्शन केसेस के अलावा जितने भी हाइड्रोजन है उनको क्या करना है, OH के साथ में जोड़ देना है, ये OH, OH और OH। मतलब यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। भाई अभी तक नहीं समझ में आया तो एक और केस ले लेते हैं, और केस है यहाँ पर H3PO3 वाला, ठीक है। इस केस में क्या करना है, सेम चीज करनी है, यहाँ पर फॉस्फोरस बनाया, फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड O लगाया, फिर बाकी में कितने बचे आपकी 3 H है और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन भी है, एक ऑक्सीजन तो यूज कर ली, तो क्या यहाँ पर जो OH है वो 2 लगेंगे और एक H यहाँ पर आएगा। गैस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। तो भाई याद करो ये जो है H3PO3 ये क्या है, अपना एक्सेप्शन केस। भाई बता देती हूँ दोबारा, देखो एक्सेप्शन केसेस की जब बात करी थी तो उसमें यहाँ पर लिखा था H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है 2, और वो रीजन यही लिखा था कि नंबर ऑफ H एटम से नहीं बता सकते, और आपको पता चल गया जब आपने डायग्राम को बनाया कि नंबर ऑफ H एटम से क्यों नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि जब भी फॉस्फोरस का आपको ऑक्सी एसिड ड्रॉ करना है तो ये वाले जो दोनों बॉन्ड है इनका बनना जरूरी है, बाकी जो बचे हैं उनको एज इट इज लगाना है। एक O और एक H बचा था तो एक OH लगा दिया, और बाद में सिर्फ एक H बचा था तो उसको ऐसे लगा दिया। तो ये आपका एक एक्सेप्शन केस है, इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है। और अब तो स्ट्रक्चर भी देख लिया तो अब तो वो डाउट भी नहीं रहने वाला कि क्यों 2 है, क्योंकि क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है, इसके बाद जो बचे हुए एटम्स है उनको लगाना है। आइए एक और एक्सेप्शन केस की बात कर लेते हैं, और वो है बच्चों आपका H3PO2 की, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं भाई। अगर इस केस को देखी जाए तो इस केस में भी क्या है, फॉस्फोरस ही सेंट्रल एटम है, फिर अपन को फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में ये स्ट्रक्चर तो बनाना ही है। अब यहाँ पर देखें तो कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, मतलब ऑक्सीजन एक भी नहीं बचा, हाइड्रोजन एक यूज हो चुका है तो 2 बचे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को लगा दिया। और बेसिसिटी कितनी आ गई बच्चों, एक OH है तो बेसिसिटी OH से ही निकालते हैं, तो बेसिसिटी कितनी आ गई 1। तो ये जो एक्सेप्शन था समझ में आ गया क्यों एक्सेप्शन था, क्योंकि फॉस्फोरस के लिए ये बनाना जरूरी है, और बाद में तो फिर ऑक्सीजन ही नहीं बचे तो कहां से लगाओगे OH, तो इसीलिए जो बेसिसिटी है वो कितनी आई है 1। तो बच्चों अब यहाँ पर नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जो कि अपना केस है जब सेंट्रल एटम 2 होगा। तो जो 5 रूल बने थे ना उसमें से एक रूल तो क्लियर हो गया कि H जो है OH के क्लियर होता है। अब सेकंड रूल में आपको यहाँ पर कुछ लिंकेज दे रखी थी, 3 तरह की लिंकेज बताई थी कि जो लिंकेज हो सकती है वो कैसी हो सकती है, या तो XX हो सकती है, या फिर XOX हो सकती है, या फिर XOOX हो सकती है। और इन 3 लिंकेज को कब कब यूज करना है ये नहीं बताया था, तो भाई उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि जब सेंट्रल एटम 2 है तो क्या क्या केस बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब भी अपन बात करेंगे बच्चों कि आपका सेंट्रल एटम 2 है तो यहाँ पर आपके 2 केसेस को पढ़ेंगे, और वो 2 केस क्या है भाई इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला केस जो होगा उसमें क्या होगा, जब आपका सेंट्रल एटम जो है वो एक क्या है 2 है, सेंट्रल एटम तो हमेशा फिक्स हो जाएगा कि सेंट्रल एटम तो 2 ही है, उसी का केस पढ़ रहे हैं। मगर यहाँ पर जो वेरी कर सकते हैं वो है साइड एटम, और साइड एटम क्या है आपके मान लो ओड नंबर हो तब आपका जो रूल लगेगा वो अलग लगेगा, और जब आपका सेंट्रल एटम क्या है बच्चों 2 ही है मगर जो साइड एटम है वो क्या है एक ऑड नंबर है, और तो हो गया तो अब क्या होगा इवन नंबर है, तो जो रूल लगेगा वो अलग लगेगा। तो इन दोनों रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों साथ ही में। तो देख लो भाई यहाँ पर एक तो 2 केसेस आ चुके हैं कि सेंट्रल एटम तो 2 है मगर साइड एटम या तो ऑड हो या फिर जो साइड एटम है वो क्या हो इवन हो। तो इन दोनों केसेस में अपनी जो लिंकेज है वो भी अलग अलग हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर सेंट्रल एटम 2 है और साइड एटम क्या है एक ऑड नंबर है, तो इस केस में जो लिंकेज हो जाएगी वो हो जाएगी XOX लिंकेज। कौन सी लिंकेज हो जाएगी XOX लिंकेज। मगर जब मैं बात करूं कि सेंट्रल एटम 2 है मगर साइड एटम क्या है एक इवन नंबर है, यहाँ पर तो ऑड नंबर था अब क्या है
इवन नंबर है तो इसमें जो ये बाकी की बची 2 लिंकेज है वो आ जाएगी। और वो 2 लिंकेज क्या है, एक तो है x और क्या है x6 वाली, और एक है XOOX परऑक्सी वाली लिंकेज। ठीक है, तो ये दोनों लिंकेज यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर कब कब, चलो ये तो क्लियर है कि इसमें तो एक ही केस है, इसमें क्या है 2 केस आ गए कि भाई ये लिंकेज भी हो सकती है, ये लिंकेज भी हो सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि मैम इसको कब यूज करना है और उसको कब यूज करना है। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो इस केस को डिस्कस करेंगे, फिर जब इसको करेंगे तब बताऊंगी कि कब कौन कौन सी लिंकेज को यूज लेना है। तो सबसे पहला केस है जिसमें क्या है आपका सेंट्रल एटम है 2 मगर साइड एटम क्या है एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर वाले केस में भाई कैसे डिस्कस करना है, आइए समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर, आइए समझते हैं बच्चों किस तरीके से यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स बनाने वाले हो ऑक्सी एसिड्स की। तो सबसे पहला केस यहाँ पर लेते हैं और सबसे पहला एग्जाम्पल मैं क्या लूंगी, Cl2। एग्जाम्पल की अगर बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका Cl2O7। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, Cl2O7 आपका यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल है। आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सेंट्रल एटम क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कौन होगा, क्लोरीन होगा। अभी मैंने बताया जब भी सेंट्रल एटम 2 है, साइड एटम एक ऑड नंबर है, तो लिंकेज कैसा होगा XOX। तो X यहाँ पर क्या है, जो भी सेंट्रल एटम होगा प्लस O आ जाएगा और X आ जाएगा। X क्या आ जाएगा, सॉरी X तो है ही यहाँ पर Cl, तो Cl आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ बनेगा। अब दिक्कत यहाँ पर आती है कि बाकी के जो ऑक्सीजन बच रहे हैं जो कि 6 ऑक्सीजन है, उनको कैसे अरेंज करना है। पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये लो अटैच हो गए। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो ये लो अटैच कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ महान स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये बोलेंगे मैम यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं है। अरे ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, तो डबल बॉन्ड ही तो हुआ ना, जरूरी थोड़ी डबल बॉन्ड एक साथ आए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका डायग्राम बिल्कुल सही बना है अपना। सिर्फ क्या करना है, लिंकेज ध्यान रखनी है। लिंकेज थी XOX, तो XOX लिंकेज से आपने बना दिया यहाँ पर, और XOX लिंकेज बनाने के बाद जो भी आपके एटम्स बचे उनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। O और ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो क्लियरली आपका ये डायग्राम आ गया। आइए भाई एक ही एग्जाम्पल क्यों पढ़े, एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं Mn2O7 की। सेम, बिल्कुल सेम आपका यहाँ पर डायग्राम बनेगा। और डायग्राम में क्या है बच्चों, सेम चीज करनी है। आपको पता है जो लिंकेज है वो क्या होने वाला है, MnOMn। अब क्या बचा, वही यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन बचे हैं, और ऑक्सीजन अपन को पता है डबल बॉन्ड के बिना नहीं आएंगे। ये बोलेंगे डबल बॉन्ड दो तभी आऊंगा, और डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर बच्चों बन जाएगा Mn2O7 का। तो ये स्ट्रक्चर बनता है Mn2O7 का। आइए कुछ जो आपके सल्फर के ऑक्सी एसिड्स है या जो फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स है उनकी भी बात कर ले। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बच्चों सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की। ठीक है, तो अगर मैं सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की बात करूं तो इसमें मैं यहाँ पर एक केस पढ़ने वाली हूं, और वो केस कौन सा होगा भाई, सबसे पहला केस जो अपन लेने वाले हैं बच्चों वो लेंगे यहाँ पर H4 नहीं H2, क्योंकि सल्फर के पढ़ रहे पहले, तो H2S2O7 ये अपना सबसे पहला केस होने वाला है H2S2O7 का। कुछ नहीं करना है, सेम रूल्स लगाने हैं। लिंकेज क्या लगाना है बता दिया था मैंने, XOX लिंकेज। तो लिंकेज लगा दो, आपका सल्फर आ गया, इसको यहीं पर बनाते हैं, क्या आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो दिक्कत है यहाँ पर, वहां पर सिर्फ ऑक्सीजन थी, यहाँ पर हाइड्रोजन है। मैंने बताया था कुछ एक्सेप्शन केसेस के अलावा कभी भी हाइड्रोजन आए क्या करना है, OH की फॉर्म में लगाना है। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 OH लगा दी एक एक सल्फर पे। बाकी के कितने ऑक्सीजन बचे, अगर 7 ऑक्सीजन है जिसमें से आपने कितने यूज कर लिए हैं, 3 यूज कर लिए हैं, तो 4 और बचे हैं। चारों ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं बचा तो ये डबल बॉन्ड के बिना तो नहीं मानेंगे, तो डबल बॉन्ड लगा देना, और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा।
और ये स्ट्रक्चर आपका किसका हो गया, H2S2O7। इसको ओलियम के नाम से भी बोलते हैं, जाना जाता है। अच्छा, इन सब के नेम नहीं बता रही हूँ, ये बिल्कुल अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक की भी नेमिंग नहीं बताऊंगी, नेमिंग वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना देख रहे हैं। तो ओलियम जो है उसका जो नेम है प्रॉपर वो मैं नहीं बताऊंगी, वो नेमिंग नहीं बताऊंगी, बस देख लो कि इस तरीके से बनता है। लिंकेज ध्यान रखनी है, बाकी डायग्राम खुद ब खुद बन जाएगा। यहाँ पर अब बात करते हैं बच्चों किसकी, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स की, फास्फोरस ऑक्सी एसिड। ठीक है, अगर फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो इसमें जो बच्चों यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहला ऑक्सी एसिड, बिल्कुल सेम एग्जांपल लूंगी मैं ताकि बच्चे जब लर्न करें तो उनको बस ये याद रहे कि मैम थोड़ी सी चीज चेंज करनी है, एग्जाम्पल बिल्कुल याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, देखना अब यहाँ पर क्या लिया था, H2S2O7। जब भी फास्फोरस लोगे तो वहां पर हाइड्रोजन को बढ़ा दोगे H4P2O7, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या करा है आपने, हाइड्रोजन बढ़ा दिए हैं बच्चों, और हाइड्रोजन को 4 कर दिया है। वहां पर सल्फर था तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। सेम चीज करनी है, लिंकेज क्या है, POP ही रहेगा। अब यहाँ पर एक और दिक्कत जो आई है वो है हाइड्रोजन कितने आए हैं, 4। मैंने बताया था सिर्फ एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दे, एक्सेप्शन केस इससे मिलता जुलता ही था, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सेप्शन क्या था, H4P2O5। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक्सेप्शन केस जो था H4P2O5 का था, मतलब ये वाला अपना एक्सेप्शन में नहीं आता है। अगर एक्सेप्शन में नहीं है तो जितने हाइड्रोजन है उनको OH के साथ में जोड़ना है, मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 2 इस पे लगा दो OH और बाकी के बचे 2 OH इस पे लगा दो। अब कितने OH मतलब कितने ऑक्सीजन आपने ले ली है, 5, और 7 में से कितने बचे हैं, अब 2 बचे हैं, तो दोनों को यहाँ पर डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। और एक बात तो मैंने जब फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स की करी थी तो बताया था कि हमेशा सबसे पहले आपको P डबल बॉन्ड O बनाना है। और बच्चों ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे कि ये क्या करता है, जो फास्फोरस होता है ना इसकी बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये हमेशा PO बॉन्ड तो बनाएगा ही सही, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, तो ये तो बनेगा ही सही भाई। अब बच्चों बात करते हैं अपना जो सेकंड केस था। सेकंड केस क्या था भाई, जब सेंट्रल एटम तो 2 हो मगर जो साइड एटम है वो इवन नंबर के हो। कैसे हो, इवन नंबर के। तो एक केस था जो कि ये था बच्चों, और इस केस में जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर 2 तरीके के लिंकेज काम करते हैं, और लिंकेज कौन कौन से है, एक तो है XX लिंकेज और एक है आपका XOX लिंकेज, OOX लिंकेज। ऐसा लिंकेज जब भी दिख जाए जब 2 ऑक्सीजन साथ में हो तो उनको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज। ध्यान रखना, बहुत बार क्या है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि पर ऑक्सी लिंकेज बताओ। अब जिन बच्चों को यही नहीं पता कि पर ऑक्सी क्या होता है वो कैसे बता पाएंगे कि पर ऑक्सी लिंकेज क्या है, तो जब भी 2 ऑक्सीजन आ जाए तो वो क्या हो गया, पर ऑक्सी लिंकेज। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन स्पेशली इस जो टॉपिक है उससे जरूर ये क्वेश्चन पूछेगा, पर ऑक्सी लिंकेज वाला, तो याद रखना भाई, पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब है 2 ऑक्सीजन का साथ में आना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना है, तो व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज। रेंज क्या होती है बिल्कुल बताऊंगी, डरने की कोई बात नहीं, बस याद रखो जब ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में है तो लिंकेज ये होगा, और व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आउट ऑफ रेंज तो लिंकेज क्या होगा, तब उस केस में लिंकेज होगा XOOX लिंकेज। तो ध्यान रखना है कब ये लिंकेज होगा और कब ये लिंकेज होगा। आइए देखते हैं जो अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन रेंज क्या होता है, तो भाई डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रेंज को। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन रेंज की बात करें बच्चों तो ऑक्सीडेशन रेंज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। क्या नहीं बला है ये, कोई नहीं बला नहीं है, अभी सिखाऊंगी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन रेंज क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन रेंज होता है N-8 to N, ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन रेंज। अब क्वेश्चन ये है कि N क्या होता है भाई, N क्या होता है ये तो बताओ मैम, तो N होते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है, अब ऑक्सी एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवन फिजिकल में पढ़ोगे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम वे में ही निकालनी है। यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स के लिए बस आपको एक ऑक्सीडेशन रेंज अलग से निकालनी होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन रेंज निकालनी है और उसके लिए चीजें ध्यान रखनी है कि n-8 to n होगा। मान लो अगर मैं बात करूं सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर के लिए यहाँ पर मुझे पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो क्या करना है, 6-8 करना है। 6-8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, -2 से जो इसका हाईएस्ट है n मतलब 6। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन रेंज आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब अगर एक और के लिए बात कर लें, मान लो यहाँ पर मैं फास्फोरस के लिए भी देख लेती हूँ, ठीक है। तो फास्फोरस के लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। और 5 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन रेंज देखेंगे, 8 - 5 करेंगे 3 आएगा, तो जो रेंज आएगी वो आएगी -3 टू कितना है यहाँ पर 5। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन रेंज आ जाएगी। तो समझ में आ गया कैसे ऑक्सीडेशन रेंज निकालना है, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है, और जो कि फॉर्मूला भी काफी सिंपल है आपका। क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना है बच्चों। फॉर्मूला भी देख रहे हो आप, बहुत ही सिंपल है। 8 से माइनस करना है और जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां तक उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपने क्या करा, जैसे ही सल्फर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 आ गई। क्या थी, +7 आ गई। तो +7 पे आप क्या बोल दोगे, इसकी हाईएस्ट +6 हो सकती है। इसका मतलब आप बोल दोगे कि +7 आने पे ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज, ठीक है। और मान लो अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर +3 आ गई, तो 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 6 के बीच में है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इन रेंज हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे निकालना है आउट ऑफ रेंज और इन रेंज। जब इसके बीच में आ रही है कोई वैल्यू तो वो रेंज के अंदर है, जब इसके बाहर आ रही है तो क्या हो जाएगी, आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। तो अपन को देखना है, जब रेंज में होगी तो X6 लिंकेज देखना है, और जब आउट ऑफ रेंज होगी तो XOOX लिंकेज देखना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और आता है बच्चों, कुछ चीजें जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होनी चाहिए तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो ये टॉपिक है ना, ये जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ कि अगर अपन बात करें तो बच्चों अगर इसके अंदर अपन बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप फिजिकल में भी जरूर पढ़ोगे, पर मैं एक बार बता देती हूँ क्योंकि अपने यूज आने वाले हैं। क्या क्या पॉइंट्स है भाई, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन यूज होगा और एक क्या होगा आपका, हाइड्रोजन यूज होगा। तो इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो आपको पता होनी चाहिए, तभी तो जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना कैसे सॉल्व करोगे। तो भाई यहाँ पर देख लो, सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीजन के केस में तो क्या होता है बच्चों, अगर मान लो जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मली प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्सीजन स्टेट -2 होगी। ये जनरली आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मगर अगर जो ऑक्सीजन है वो H2O2 की फॉर्म में है तो क्या देखने को मिलेगी, -1। और अगर ऑक्सीजन F2O2 की फॉर्म में है तो क्या देखने को मिलेगी, +1। और अगर ऑक्सीजन जो है वो OF2 में है तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी +2। तो ये 4 तरीके की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी ऑक्सीजन के केस में। तो याद रखना भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये 4 चीजों को याद रखना है, वरना आपका क्वेश्चन क्या है, गलत हो सकता है। ये 4 चीजें तो याद ही रखनी है। ऑक्सीजन -2 हमेशा -2 ही मिलेगा, मगर अगर H2O2 की फॉर्म में है, मतलब पर ऑक्साइड वाला ही हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, -1। O2F2 है तो +1, और अगर OF2 है तो +2। वैसे ही हाइड्रोजन के केस में भी होता है। हालांकि जो हाइड्रोजन होता है वो बेचारा क्या होता है, छोटा ही एलिमेंट है आपका। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 2 ही चीज आती है, मेटल अगर है और अगर नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल के केस में तो जो हाइड्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों होगी -1 और यहाँ पर होगी +1। जनरली जो आप देखोगे, क्योंकि अपन ऑक्सीजन लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, तो जो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, जनरल केस में अगर देखा जाए तो नॉन मेटल वाले ही मिलेंगे। और तो इसका मतलब आपकी जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यूज आएगी वो कौन सी आएगी,
+1 वाली। याद रखना ज्यादा कौन सी यूज होगी, +1 वाली। तो याद रखना ये हो गया ऑक्सीजन का केस, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का केस, और इन वैल्यूज को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री की अगर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो इन दोनों की बात जरूर होगी कि ऑक्सीजन में जो जनरली यूज होती है वो -2 होती है, हाइड्रोजन में जो जनरली यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, +1। याद रखना +1 जनरली यूज करोगे। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, जनरली जो यूज होती है वो +1 ही होती है। ठीक है, तो बच्चों इतना पढ़ने के बाद अपन को क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स करने हैं जो अपन ने देख लिया था कि इन रेंज करना है तो क्या होगा XX लिंकेज, और आउट ऑफ रेंज देखने हैं तो क्या होंगे XOOX लिंकेज। तो ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल्स देखने हैं। आइए सबसे पहला जो एसिड का एग्जाम्पल लूंगी मैं ऑक्सी एसिड्स का, उसमें सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स में लेती हूँ सल्फर के ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, सल्फर ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो लूंगी वो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स का ही लूंगी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल इसके देखेंगे और 2 ही अपन फॉस्फोरस के केस में भी देखेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे पूरा समझने में कोई भी नहीं रोक सकता अगर इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप देख रहे हो। देखो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में सबसे पहला एग्जाम्पल ले रही हूं मैं H2H2O6 का। इसका एग्जाम्पल ले रही हूँ सबसे पहले H2H2O6 का। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, वही सेम चीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालनी है। तो आइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, और बहुत ध्यान से देखना कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके केस में फिर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ। जैसे अगर बात करें हाइड्रोजन की, मैंने बोला था जब भी नॉन मेटल के साथ लोगे, सल्फर ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो +1 होगी, तो यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, प्लस का मतलब वही 2 लिख दिया डायरेक्ट। सल्फर की पता करनी है तो 2x लिख दो, क्योंकि इसको x मानेंगे, मगर 2 है तो 2x लिख दिया। ऑक्सीजन की बताई थी क्या होती है जनरली, -2। इसका मतलब यहां से देखे तो 12 आ गया, 12 में से 2 हटाओगे तो कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 में से 2 हटाए तो 10 आ गया। 2x/10 मतलब x का क्या आ जाएगा, 10/2, तो x यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगी आपकी +5। ठीक है, यही चाहिए था और यही मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट यार रेंज में चाहिए थी तो रेंज में मिल गई। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज है तो लिंकेज कैसा था, XX वाला देखा था अपन ने, लिंकेज कैसा था, XX वाला। कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, यहाँ पर वही आपको SS बना देना है। बाकी क्या करना है, ये देख लो कितने अब ऑक्सीजन बचे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एंड दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन केस। मतलब हाइड्रोजन किससे अटैच होंगे, यहाँ पर OH से अटैच होंगे। एक OH लगा दिया, एक OH लगा दिया। अब क्या करना है, बाकी के बचे कितने ऑक्सीजन हैं, तो 4 ऑक्सीजन बचे हैं, डबल बॉन्ड O से अटैच कर दो। इधर भी जो 2 है वो डबल बॉन्ड O से अटैच कर दो। और बच्चों ये बन गया आपका, इतने कॉम्प्लेक्स जो डायग्राम है बहुत सिंपली समझ में आ गए। H2H2O6 जो होता है उसका डायग्राम इस तरीके से बन जाता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आउट ऑफ रेंज ही लेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं H2H2O8 का। किसका एग्जाम्पल है भाई, H2H2O8 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सेम चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो पहले। ठीक है, क्या करना है, वही चीज, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल के साथ है, 2 ले लेते हैं, फिर इसको 2x ले लेते हैं। ऑक्सीजन 8 है, +-2 करना है तो -2 ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ से सिर्फ देखना है, यहाँ पर 16 और 2 मतलब 14 बचेगा, और 14 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आपका 7 आ जाएगा। कितना आ गया, x यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। और अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी आउट ऑफ रेंज क्या होती है। देख लो भाई, एक बार और दिखा देती हूँ। ऑक्सीजन के केस में बताया था अगर 7 आ गया तो आउट ऑफ रेंज चल जाएगा, क्योंकि रेंज इसकी -2 से +6 होती है। मतलब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है। और भाई कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं रेंज को भी यहीं लिख देती हूँ, तो पता चले सबको, रेंज में ही कंफ्यूजन हो जाए। तो रेंज जो इसकी आई थी बच्चों, कितनी आई थी, रेंज आई थी इसकी, क्योंकि 8 से अपन ने क्या करा था, माइनस करा था, जो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 आई थी, तो -2 टू कितना आया था, जो इसकी नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और यहाँ पर +7 आ गया,
इसलिए ये आउट ऑफ रेंज चला गया था। तो आइए भाई, आउट ऑफ रेंज में जो लिंकेज था वो क्या था, पर ऑक्सी लिंकेज, SOOS कर दिया। कुछ नहीं, 2 ऑक्सीजन चले गए, क्या करना है अब, बाकी के जो अरेंजमेंट है, जो बाकी के OH बचे हैं सिर्फ उनको अरेंज करना है। हाइड्रोजन 2 है तो मैंने बताया था एक्सेप्शन केस नहीं हो तो हाइड्रोजन को हमेशा OH के साथ ही लगाओ। अगर एक्सेप्शन केस नहीं है तो हमेशा किसके साथ लगाना है, OH के साथ। बाकी क्या बचे हैं आपके, ऑक्सीजन बचते हैं जिनको डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो करा, और ये बच्चों बन गया है आपका डायग्राम। किसका डायग्राम हो गया बच्चों, ये यहाँ पर ऑक्सी एसिड्स का यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया H2S2O8 के लिए। सेम यहाँ पर अपन करेंगे जब अपन फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को देखते हैं। आइए भाई, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की भी बात कर लेते हैं। आइए बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर जो आपके फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं उनकी। फॉस्फोरस ऑक्सी एसिड्स, याद है ना भाई, क्या की पॉइंट था इसका, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का क्या की पॉइंट था कि जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं उनमें एक P डबल बॉन्ड O जरूर आना चाहिए, ठीक है, और एक OH भी जरूर आना चाहिए। तो बस इस चीज को ध्यान रखो, बाकी का जो आपका स्ट्रक्चर है अपने आप बनता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला एग्जाम्पल जो सल्फर लिया था वही वाला केस लेंगे, बस हाइड्रोजन को बढ़ा देंगे। देखना, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया था, H2S2O6। तो फॉस्फोरस के केस में जो सबसे पहला एग्जाम्पल लेंगे वो क्या हो जाएगा, H4P2O6। क्या हो गया एग्जाम्पल यहाँ पर, H4P2O6, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक सिंपल सी चीज करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 4, क्योंकि यहाँ पर भी नॉन मेटल्स है तो 4 आ जाएगा, 2 क्योंकि फॉस्फोरस की निकालनी है तो X लिख दिया, और 6 - 2 क्या करना है, ये 12 आ जाएगा। 12 में से 4 हटाओगे 8, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आएगी बच्चों, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4। कितनी आ गई है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 आ चुकी है। मतलब क्लियर, यहाँ से एक चीज हो गई कि अब एक सिंपल सी चीज करनी है, फॉस्फोरस की रेंज को देखना है और ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है कि रेंज में है या आउट ऑफ रेंज में है। तो अपन ने देखा था फॉस्फोरस के लिए जो रेंज थी वो क्या था, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 8 को माइनस करना था, मतलब 3 थी, तो -3 2 + 5 इसकी रेंज थी। अगर ये रेंज में है, बिल्कुल सही है यार, 4 है, इसकी +5 तक जा सकती है। तो अगर ये रेंज में है तो अपन को स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिंकेज कौन सा लेना है अब, PP लिंकेज, क्योंकि रेंज में कैसा लिंकेज लेते हैं, X और X लिंकेज लेते हैं, तो वही PP लिंकेज ले लिया। अब क्या करना है, बाकी के जो आपके हाइड्रोजन है उनको किसके साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि सिर्फ एक्सेप्शन केसेस में नहीं जोड़ना था, बाकी सब में जो हाइड्रोजन है उनको कैसे जोड़ना था, हमेशा OH की फॉर्म में ही जोड़ना था। अब यहाँ पर 4 जो ऑक्सीजन है वो आपके काम आ चुके हैं, मतलब 2 बजे, और ये जो 2 बचे हुए ऑक्सीजन है ये बोलेंगे भाई हाइड्रोजन नहीं दे रहे हो तो डबल बॉन्ड तो दो। मान लो हाइड्रोजन नहीं है आपके पास तो डबल बॉन्ड तो दो, और फिर वो इस तरीके से आपके अटैच हो जाएंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, 4 OH है तो 4 बेसिसिटी आ गई। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, H4P2O6, जब नेमिंग पढ़ाऊंगी तो उसका नेम भी समझ जाओगे, तो नेम आ गया, और फिर बोल देगा यहाँ पर बेसिस, फाइंड आउट द बेसिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिसिटी ऑफ, और फिर इसका नाम आ जाएगा H4P2O6, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है, और इसीलिए आपके जो डायग्राम है, डायग्राम का मतलब है जो स्ट्रक्चर है ऑक्सी एसिड्स के, वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करना है डायग्राम बनाकर। अब बात करते हैं यहाँ पर वही केस जो सल्फर में लिया था, H4P2O8 वाला, वहां पर लिया था H2S2O8 वाला, यहाँ पर सिर्फ क्या करा है, हाइड्रोजन को 4 कर दिया है, बाकी पूरा सेम केस है, और फॉस्फोरस, सॉरी सल्फर की जगह क्या लिख दिया है, फॉस्फोरस। सेम चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। आइए वही देख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी। पता है 4 हाइड्रोजन है तो 4 एज इट इज लिख दो, 2x है और 8 - 2 16 में से आपको 4 हटाने हैं, 12 बचेंगे, तो 12 करा तो जो x है वो कितना आ जाएगा, +6। अभी जस्ट मैं आपको रेंज बता के निपटी हूं कि जो रेंज है इसकी वो क्या थी, -3 से लेकर
+5 तक थी, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो +6 हो रहा है, +6 इज आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज आते ही लिंकेज चेंज हो जाएगा, और अब जो लिंकेज यूज में लोगे वो क्या होगा, XOOX वाला लिंकेज। कौन सा लिंकेज होता है इसके लिए, XOOX वाला लिंकेज, तो यही लिंकेज यूज करना है। बात हो रही है फास्फोरस की, POOP, ठीक है, लिंकेज ले लिया। लिंकेज लेने के बाद सिर्फ हाइड्रोजन देखने हैं, 4 है। बोला था ना मैंने, जब एक्सेप्शन केस नहीं हो, हाइड्रोजन को बहुत मस्ती से क्या करो, OH के साथ में अटैच करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। OH बोलेगा भाई OH ही OH होगा अब, और बाकी के जो बचे हुए ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड O के साथ ही अटैच होंगे, और ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो बच्चों ये होगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स फॉर फास्फोरस। अब यहाँ पर एक और केस की बात करते हैं। जब अपन वहां पर देख रहे थे, जब अपना जो साइड एटम था वो ओड नंबर था, तो अपन ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जो कि किसका था बच्चों, Cl2O7 का। उसी के छोटे भाई की बात कर रहे हैं, Cl2O6 की। तो आइए भाई देख लेते हैं ये भी कौन सी बला है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालना है। तो आइए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अब यहाँ पर देखना, यहाँ हाइड्रोजन की पिक्चर ही खत्म है, हाइड्रोजन नहीं है तो 2 लेना ही नहीं एक्स्ट्रा, डायरेक्ट 2x आ जाएगा, +6 - 2 आ जाएगा, = 0 है। मतलब 12 में से अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6। अब इसके लिए रेंज नहीं निकाली थी, तो आइए भाई रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से -8 में से माइनस करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने आएंगे, क्लोरीन के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 होते हैं। 7 8 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, +1 से लेकर कितनी हो सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 तक। ठीक है, अगर +1 से लेकर +7 तक है, इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से निकल कर आई है वो क्या है, रेंज के अंदर है। और रेंज के अंदर है तो लिंकेज क्या होता है, लिंकेज होता है XX। इन रेंज है तो लिंकेज आपका हो जाएगा यहाँ पर X और X लिंकेज। मतलब अगर मुझे यहाँ से इसके लिए ऑक्सी एसिड्स ड्रॉ करना है तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले क्लोरीन को लिख दूंगी। बाकी के जो ऑक्सीजन बचे हैं, 6 ऑक्सीजन है, आपको पता है हाइड्रोजन नहीं हो तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए जिद करते हैं, और भाई वही डबल बॉन्ड देना भी पड़ेगा अगर यहाँ पर बॉन्डिंग करवानी है। और ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा Cl2O6 का। Cl2O7 में क्या था, एक ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में आ रहा था, क्योंकि वहां पर कैसी लिंकेज होती थी, जब ऑड नंबर की बात होती थी तो XOX लिंकेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक केस। भाई आइए चलते हैं, आप कुछ ऑक्साइड्स और पढ़ते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, नेक्स्ट आएगा यहाँ पर बच्चों ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि अपन ने 2 तो देख ली है, फास्फोरस की और सल्फर के। क्लोरीन के भी अपन ने 2 केसेस देख लिए हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे बच्चों, HNO3 का जो केस देखा है, देख लो यहाँ पर HNO3 के केस में क्या करा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सेंट्रल एटम चूज कर लिया। क्या बोला था मैंने, फास्फोरस के केस में भी डबल बॉन्ड O बन रहा था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O बनेगा, एक OH आ गया, बाकी एक ऑक्सीजन बचा। आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, यहाँ पर सेम केस हुआ, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O और OH आ गया। फास्फोरस वाली चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही, O और OH तो आएगा ही सही, और एक क्या आ गया आपका, लोन पेयर आ गया, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे थे बेसिसिटी 1 आ गई। केस कौन सा है, नाइट्रस एसिड का HNO2। HNO3 ऑक्सीजन हटाएंगे, HNO2 आ गया, एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, HNO4, जिसको बोलेंगे पर नाइट्रिक एसिड। इनके नेम अपन जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें नेमिंग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, और वहां से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आती है, आउट ऑफ रेंज। और आउट ऑफ रेंज आती है तो कैसा लिंकेज होता है, पर ऑक्सी लिंकेज। और ये आपका बच्चों इसका डायग्राम बन जाता है, पर ऑक्सी लिंकेज में OOH आ जाएगा, और ये आपका N डबल बॉन्ड O आ गया। अब यहाँ से बच्चों आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो, बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट है, और कभी भी क्वेश्चन आए तो इससे डायरेक्टली कर लोगे। और ये नोट पॉइंट क्या है, आइए डिस्कस करते हैं बच्चों इस नोट पॉइंट को।
आपने यहाँ पर 3 केसेस देखे, तीनों ही केस में आपको एक चीज दिखी कि जब अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज की, तो जो लिंक किया जा रहा है वो परऑक्सी आ रहा है, तो नोट बना के लिख सकते हो, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज आउट ऑफ रेंज, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आउट ऑफ रेंज है, देन the oxy acids will have peroxy linkage, इसको मैं अलग से हाईलाइट करके लिखूंगी, will have peroxy linkage। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी बात होगी, मान लो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव परऑक्सी लिंकेज, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे। जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ रही है, डायग्राम का झंझट ही नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट थे। 3-4 केसेस अपने देख भी लिए जिसमें भी ऑक्सीजन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ रही थी, क्या हो रहा था, देखो नाइट्रोजन के केस में यहाँ पर आउट ऑफ रेंज थी, लिंकेज क्या आ गया, परोक्सी आ गया। तो सिर्फ अगर परोक्सी की बात हो, ऑक्सीडेशन स्टेट भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब ऐसे ही अपन बात करते हैं बच्चों साइक्लिक, जब बात होती है साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स की, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है, ये केस अपना 4th हो गया, फर्स्ट में सेंट्रल एटम 1 था, फिर सेंट्रल एटम 2 था, तो उसके 2 केसेस थे, और अब ये क्या है, 3rd केस है जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, मोर देन, क्या होगा, व्हेन सेंट्रल एटम इज मोर देन 2, जब सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा हो और साथ ही में जो साइड एटम है वो या तो इक्वल होगा या फिर इससे ज्यादा ही होगा, क्या होगा, या तो इक्वल होगा या ज्यादा होगा, एंड साइड एटम इज इक्वल और लेस, या बराबर बोल सकते हो आप, इक्वल और लेस देन, क्योंकि मोर देन वाले तो केस देख लिए थे, सेंट्रल एटम, तो उसको क्या बोलते हैं, तब आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो साइक्लिक बनेगा। मतलब बच्चों आज के बाद अगर देखना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, मान लो क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव साइक्लिक ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चर, तो क्या करना है, उस केस में उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नेम दे रखा है तो, कि सेंट्रल एटम अगर 2 से ज्यादा है मतलब 3 है, और साथ ही में जो उसके साइड एटम लग रहे हैं वो उसके बराबर है या उससे कम है, तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहला मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको, सिंपल एग्जाम्पल कराऊंगी, साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स की, ठीक है, साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स में क्या ध्यान रखना है, ये मैंने बता दिया, जब सेंट्रल एटम क्या है, फिर दोबारा लिख लेते हैं, फिर भी जब सेंट्रल एटम आपका मोर देन 2 हो और जो साइड एटम है वो या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के या तो बराबर होगा या क्या होगा, इक्वल होगा, तो बच्चों उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर ये चीज देखोगे और आपका आंसर आ जाएगा कि साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स बनना चाहिए। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल आ गया आपका C3N3Cl3, क्या आ गया, C3N3Cl3, वही चीज जो मैंने बताई, क्या करना है इस केस में, आपको देखना है यहाँ पर कि इसका जो सेंट्रल एटम है वो कितना है, 2 से ज्यादा है, 3 है, साइड एटम इसके बराबर है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर लिख दोगे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, उसका भी बता देती हूँ भाई। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका सेंट्रल एटम है उसके साथ में, ये सेंट्रल एटम में मान लो, ठीक है, सेंट्रल एटम के साथ में ऑल्टरनेट पे अदर एटम को लिखना है, जैसे जो आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पर ऑल्टरनेट में आता जाएगा, फिर यहाँ पर दोबारा जो आपका
कार्बन है ये आ जाएगा। फिर एक और ऑल्टरनेट में क्या आ जाएगा आपका, ये नाइट्रोजन आ जाएगा। मतलब ये ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट में चल रहा हो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, आपका कभी भी स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा। हमेशा जो भी एटम्स है उनको क्या लिखना है, ऑल्टरनेट में लिखना है। क्लोरीन जो है बच्चों यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि साइक्लिक रिंग में अपन देखते हैं कि डबल बॉन्ड आता है, और अगर डबल बॉन्ड आएगा तो क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होता है, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। और यहाँ पर क्या करोगे, वही ऑल्टरनेट में क्या करोगे बच्चों, डबल बॉन्ड भी लगा दोगे, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और वो कार्बन को दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब बचते हैं यहाँ पर क्लोरीन, तो जब जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है उसकी वैलेंसी पूरी कर दो। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बनते हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। कार्बन की बात करो तो कार्बन के कितने होते हैं, 4 बॉन्ड, 3 ही बने हैं, एक क्लोरीन लगा दो। 3 ही बने हैं, एक क्लोरीन लगा दो। 3 ही बने हैं, एक क्लोरीन लगा दो, और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसका बच्चों नेम भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि इसका नेम इसके साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। साइक्लिक नहीं, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड, ये इसका नाम होता है। देख लो इसमें क्या है, CN बॉन्ड्स है इसलिए साइन्यूरिक, और 3 क्लोराइड है इसलिए साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। ठीक है बच्चों, और ऐसा ही आपका एक और बन सकता है जो कि होता है साइन्यूरिक ट्राइएजाइड का, तो इसको घर पे ट्राई करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन में दे देती हूँ मैं, बिल्कुल सेम बनेगा। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, C3N3 और N3 का भी होल 3, इसको बोलते हैं साइन्यूरिक ट्राइएजाइड। ठीक है, क्या करना है, साइन्यूरिक ट्राइएजाइड जो है बस इसके क्वेश्चन को होमवर्क में करना है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन ध्यान रखना और कर लेना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं जो अपन ने कल भी देखा था। कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल था बच्चों आपका, किसका एग्जाम्पल था, इनऑर्गेनिक बेंजीन का। कल भी बनाया था ये, तो वो भी यहाँ पर इस तरीके से ही बनता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने कल भी बताया था, क्या था, B3N3H6। देखो यहाँ पर कंडीशंस फुलफिल हो रही है क्या, जो सेंट्रल एटम है बोरोन है, नाइट्रोजन उसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है, और इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, जो कि कल बनाया भी था। बोरोन को लिख दिया था, वही नाइट्रोजन को अल्टरनेट लिखने के लिए बोला था मैंने। सेम चीज जो है वो आपने आज समझ ली कि क्यों मैंने ये चीज बोली थी कि अल्टरनेट पे लिखना है। बॉन्ड्स बना दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बॉन्ड्स बना दिया। पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो बोरोन को दे देगा। पता है यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बहुत इजीली बोरोन को दे देगा। इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बहुत इजीली बोरोन को दे देगा। मतलब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड होगा। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा भाई, इस तरीके से यहाँ पर ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, और साथ ही में आपके BN लगे हुए हैं, तो उनको भी मैं लगा देती हूँ। एक बार बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, इस तरीके से दिखता है आपका B3N3। और H6 लगाना है तो भाई सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी BH NH BH NH BH NH। इस तरीके से बच्चों आपका स्ट्रक्चर बनता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड्स भी पढ़ते हो, पर मैंने सारे यहीं पढ़ा दिए। पी ब्लॉक में ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार ओवरव्यू देखेंगे, बाकी सारा ऑक्सी एसिड्स यहीं हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए साइक्लिक के। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपकी जो सीरीज होती है, यहाँ पर एक सीरीज होती है, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरस एसिड सीरीज। ये क्या है बच्चों, आपकी मेटाफॉस्फोरस एसिड जो होते हैं वो HPO3 और यहाँ पर N लगा हुआ होता है। इसमें क्या करते हो आप, 3 कभी एलिमेंट लोगे, कभी 4 लोगे, कभी 5 लोगे, और फिर ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो। जैसे देखो, सबसे पहले बात करी साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड की, तो ये क्या हो जाएगा, H3। मान लो यहाँ पर क्या है, N3 है, ट्राई का मतलब N क्या है, 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है, H3 लगाना है, होल ट्वाइस N कर रखा है मैंने, ठीक है।
और P पे भी 3 होने चाहिए और ऑक्सीजन क्या होने चाहिए 3 × 3 मतलब 6 हो जाएंगे। तो ये डायग्राम है आपका H3P3O6 का, जिसका नाम लिख रखा है मेटाफॉस्फोरिक एसिड सीरीज है, तो क्या बोल देंगे साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक। 3 यहाँ पर क्या है आपकी फॉस्फोरस है, तो ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तीनों जो फॉस्फोरस है उनके ऑल्टरनेट में ऑक्सीजन लगा दिया और सिर्फ फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड OH तो होता ही है फॉस्फोरस एसिड में। देखा था ये कि जब भी फॉस्फोरस एसिड ऑक्सी एसिड ड्रॉ करेंगे तो P डबल बॉन्ड OH तो होना ही चाहिए, तो ये बॉन्ड है, मतलब ये डायग्राम आपका बिल्कुल सही है। ऐसे ही अपन यहाँ पर अगर देखें तो बच्चों मेटाफॉस्फोरस एसिड सीरीज की अगर बात करें, ठीक है, अगर मेटाफॉस्फोरस एसिड सीरीज की बात करें तो यहाँ पर एक केस तो अपन ने देख लिया, और उस केस में क्या देखा कि अपन जब फॉस्फोरस को क्या ले रहे थे 3 ले रहे थे, तो उस डायग्राम के अंदर ठीक है 3 लगा दिए, बस इसका फॉर्मूला होता है HPO3 और यहाँ पर N होता है। इस फॉर्मूले में N अलग अलग पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन ने जो ये वाला केस देखा था साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड वाला, इसमें N3 लिया था। आइए एक और केस देख लेते हैं जिसमें जो N है वो अपन ने 4 ले लिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब बनेगा H4P4 और O में कितना आ जाएंगे 12, ठीक है। इसका नाम भी लिखूंगी, सबसे पहले आप डायग्राम बना के देख लेते हैं डायग्राम क्या आएगा इसका। तो क्या बोला है मैंने, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को ऑल्टरनेट में लेना है, ऑक्सीजन आ गए, फॉस्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गए और फॉस्फोरस आ गया। इस तरीके से आपका बनता है बच्चों ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड सीरीज जो होती है। अब क्या करना है, बस भाई यहाँ पर क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल बॉन्ड है तो क्यों ना अब यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन है उसके 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, उसके बाद नहीं बनाएगा। कोवैलेंसी देखी थी ओनली 2 रहती है, मतलब इससे ज्यादा वो नहीं बना पाएगा। अब जो आपके बचे हुए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको जोड़ते जाओ, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड OH, और ये बन गया बच्चों आपका, इसका नाम क्या है, नाम भी बता देती हूँ, नाम क्या है भाई इसका नेम आएगा साइक्लिक मेटा, क्योंकि मेटाफॉस्फोरिक एसिड सीरीज है और 4 फॉस्फोरस है तो क्या आ जाएगा टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। तो कोई नाम पूछ ले तो नाम भी क्लियर हो गया कि भाई यहां से नाम आ जाएगा, अगर फॉर्मूला दे रखा है H4P4O12 तो नाम होगा साइक्लिक मेटा टेट्रा फॉस्फोरिक एसिड। और जो डायग्राम है, जो स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की PO बॉन्ड को अल्टरनेट में लेना है और फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड OH होना चाहिए। सेम चीज बच्चों यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर क्या हुआ था H3P3O6 लिया था, फॉर्मूले में पुट किया, N क्या है यहाँ पर 3 है तो साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड हो गया। और यहाँ पर जब बात करेंगे तो इसको भी बच्चों टेट्रा मेटा ही लिख लो, क्या हो जाएगा ये टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका पूरा अपन ने साइक्लिक ऑक्सी एसिड स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारी बात कर ली है, साइक्लिक ऑक्सी एसिड देख लिया। यहाँ पर अपन ने क्या है कुछ की पॉइंट्स देखे कि सेंट्रल एटम 1 होता है 2 होता है, और ये करके अपन ने पूरे ऑक्सी एसिड्स को कंप्लीट कर लिया है। हाँ कुछ एक्सेप्शंस होंगे, ऐसे नहीं कि कोई एक्सेप्शन आ गया तो बोलोगे कि ये रूल क्यों नहीं लग रहा, बहुत सारे एक्सेप्शन केसेस होंगे जो केमिस्ट्री में होते हैं, तो उनको अलग से लिख लेना ताकि याद रहे, बाकी सब में तो ये रूल फॉलो ही होने वाला है। तो बच्चों यहीं पर देखें तो जो अपना साइक्लिक पार्ट है वो पूरा हो चुका है। इसी के साथ में अपन ने जो सेंट्रल एटम 1 था 2 था और जब मोर देन 2 था जिसमें साइक्लिक ऑक्सी एसिड्स थे, सारे केसेस पढ़ लिए हैं। बेसिसिटी कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ लिया है। कल अपन नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। थैंक यू।